नवाम से मम शब्दः हमने इसमें जो प्रत्यय जारी किया है, इसमें अलग अलग गवाही देना उन्हें चाहे सब इसको एक सब नहीं लेंगे, एक देश में शामिल करवाने के लिए उनका अब एक देश में शामिल कर दिए तब सबको नमाम से यदुवीर जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? कन्हैया चौधरी अपना माइक म्यूट करो। यार मैं अपना दिमाग जी आचार्य यदुवीर जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। जी जी, मैंने आपको एक पीपीटी शेयर किया है। अच्छा, व्हाट्सएप में, आप थोड़ी देर के बाद उसको शेयर करिएगा। ओके ओके जी जी। नमाम से अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महदिदं प्रमोदस्थानं यदद्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजिते शोध संबंधी पाठ्यक्रमे ज्योतिष शास्त्रम् उद्दिश्य विशिष्य त्रिस्कन्धाः तथा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः इति विषये माम् अत्र ते आहूताः विषय प्रस्तावनाय। तदर्थम् अहं सर्वादौ विश्वविद्यालयस्य कुलगुरून् तथा च अस्य समन्वयकाः भवन्ति आचार्य यदुवीर स्वरूप महाभागाः, तेभ्यः प्रणाम पुरस्सरं धन्यवादं प्रकटीकरोमि। तथा च अत्र ये उपस्थिताः सन्ति छात्राः शोध शास्त्रे शोध कार्ये निरताः, नाना शास्त्रेषु शोध कार्यं कुर्वन्तः अत्र प्रायः शोध छात्राः वर्तन्ते। ते सर्वेपि अभिनन्दनार्हाः, यतः एका उक्तिः अस्ति, ग्रन्थिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः इति, ज्ञानिभ्यो धारिणः, ततोपि सर्वश्रेष्ठाः ये भवन्ति ते व्यवसायिनः, यतः ते अत्र कार्यं कुर्वन्ति। गवेषणं नाम एकं महत् कार्यम्। अस्माकं जीवने यदि अस्माभिः किमपि योगदानं करणीयम् इति मनीषा स्यात् तर्हि गवेषणमपि एकं विशिष्टं कार्यं भवति। तदर्थम् अस्मिन् विशिष्टे कार्ये निरताः भवन्ति अत्र उपस्थिताः ये छात्राः, तदर्थं तेपि अत्र अभिनन्दनार्हाः। अद्य मह्यं प्रदत्तः यः विषयः त्रिस्कन्ध ज्योतिषं तथा च अस्य प्रवर्तकाः। ज्योतिषम् इति एकं शास्त्रं तथा च वेदाङ्गमपि, तस्मात् वेदाङ्ग ज्योतिषम् इत्युच्यते। वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात् इति वचनम्। यदुवीर जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? एवं एवं सम्यक् श्रूयते। जी सम्यक् श्रूयते। जी। तर्हि
यत् वेदांग ज्योतिषम् अस्ति तस्य किंचित् विशिष्टं प्रयोजनं वर्तते। वेदाः ज्ञानराशिः भवद्भिः ज्ञायते एव, परन्तु वेदांगानामपि वेदस्य वेदसम्बन्धी कश्चित् विशिष्ट प्रयोजनम् उद्दिश्य एव वेदांगानि प्रोक्तानि। यथा शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, ज्योतिषं, निरुक्तं, कल्पः इति षडङ्गानि। तत्र प्रत्येकस्य अङ्गस्य विशिष्टं प्रयोजनं वर्तते। ज्योतिषस्यापि किमपि विशिष्टं प्रयोजनम् अस्ति। ज्योतिषस्य एव प्रयोजनं मया अत्र उच्यते। ज्योतिषं कालविधानशास्त्रम् इति ज्योतिषस्य अपरं नाम। सामान्यतया अस्माभिः ज्योतिषं नाम कुण्डली ज्ञानं, कुण्डली द्वारा अस्माकं जीवने यत् शुभाशुभं घटते तस्य अवलोकनं तथा च फलकथनम् इति सामान्यतया अस्माभिः ज्ञायते। परन्तु अत्र अस्माभिः एतद् अवधार्यं यत् ज्योतिषस्य कालविधानशास्त्रम् इति अपरं नाम अस्ति। तथा च तेन किम् इत्युक्ते वेदोक्त यज्ञादि कर्मणां कालनिर्धारणं शास्त्रेण अनेन क्रियते इति अत्र अस्य वेदांगस्य विशिष्टं प्रयोजनं। तर्हि कालनिर्धारणस्य आधारः अस्मिन् शास्त्रे अस्माभिः स्वीक्रियते ग्रह नक्षत्राणि। कालः किमर्थं निर्धार्यः इत्यपि एकः प्रश्नः। यतः यत्किमपि कर्म अस्माभिः आचर्यते तर्हि सामान्य जीवने अपि अस्माकं प्रश्नः आयाति कदा अस्माभिः एतत् कार्यं सम्पादनीयम् इति। तर्हि कालः एतादृशः अस्माभिः निर्धारितव्यः, सः शुभः स्यात्, तेन कर्मणः यत् फलं प्राप्यते तद् पूर्णतया अस्माभिः प्राप्येत। तादृशकालः अस्माभिः नियोजयितव्यः अथवा निर्धारयितव्यः। तस्मात् ज्योतिषशास्त्रेण एतादृशस्य कालस्य निर्धारणं क्रियते। तस्मात् कालविधानशास्त्रम् इति अपरं नाम। अस्य 18 प्रवर्तकाचार्याः भवन्ति। यथा सूर्यः पितामहः, सूर्यपितामहो व्यासो, वसिष्ठो त्रिपराशरः, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचिर्मनुरङ्गः, रोमशः पौलिशश्चैव, च्यवनो यवनो भृगुः, शौनकश्चाष्ट अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः इति ज्योतिषशास्त्रस्य 18 प्रवर्तकाः भवन्ति। अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य 18 प्रवर्तकाः तु सन्ति एव। तदनन्तरम् अन्येपि आचार्याः ज्योतिषशास्त्रे महत् योगदानं दत्तवन्तः। तस्मिन् लगधः इति कश्चित् आचार्यः वेदांग ज्योतिषम् इति ग्रन्थः तेन विरचितः। लगधाचार्येण यः विरचितः ग्रन्थः वेदांग ज्योतिषम् इत्येव तस्य नाम। तर्हि लगधाचार्यस्य वेदांग ज्योतिषम् इति ग्रन्थः आद्यः ग्रन्थः भवति ज्योतिषशास्त्रस्य। एवञ्च 18 प्रवर्तकाः ज्योतिषशास्त्रस्य भवन्ति। एवं ज्योतिषशास्त्रस्य सामान्यतया परिचयः, तस्य वेदांगत्वं, वेदांगं किमर्थं तत् प्रयोजनं, कालनिर्धारणं, ज्योतिषशास्त्रस्य 18 प्रवर्तकाः, तथा च ज्योतिषशास्त्रस्य आद्यः ग्रन्थः भवति लगधाचार्यस्य वेदांग ज्योतिषम् इति। तर्हि अद्य अस्माभिः न केवलम् एतावत् त्रिस्कन्ध विषये अपि अस्माभिः चर्चनीयमस्ति। तर्हि अहं यदुवीर महोदयाः निवेद्यन्ते यत् वेदांगम् इति यत् स्लाइड् अस्ति तद् भवद्भिः ऑलरेडी प्रदर्शितमस्ति। तर्हि वेदांगम्
एतद् मया प्रतिपादितं शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी इति अत्र उक्तम्। श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयम् आद्यैर्बुधैः इति वेदाङ्गम् षड् वेदाङ्गानि। अत्र पश्यन्तु ज्योतिषं चक्षुषी इति उक्तम्। चक्षुः अस्माकं शरीरे अथवा इन्द्रियेषु ज्ञानेन्द्रियेषु यद् कार्यं नेत्ररूपेण अस्माभिः सम्पद्यते तादृशं कार्यमेव अस्माभिः ज्योतिषद्वारा सम्पाद्यते। अर्थात् चक्षुरिन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते अथवा इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। अत्र चक्षुरिन्द्रियेण यथा अस्माभिः ज्ञानं सम्पाद्यते प्रत्यक्षस्य तथैव ज्योतिषशास्त्रद्वारा अपि अस्माभिः यत्किमपि ज्ञानं प्रत्यक्षतया अनुभवितुं शक्यते। तस्मात् ज्योतिषशास्त्रं प्रत्यक्षशास्त्रम् इत्यपि उक्तम्। प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ इति एका उक्तिः। यतः ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। यहाँ कोई भी हम सिद्धांत आपके समक्ष रखेंगे तो उसको हम प्रमाणित कर सकते हैं प्रत्यक्ष से, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, देख के आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र भी है। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड। वेदांग ज्योतिष। यदुवीर जी हिंदी एवं संस्कृत भाषया भवेत् वा? एवं एवं उभाभ्यां द्वाभ्याम् एवं। तर्हि वेदांग ज्योतिषं मया एतत् उक्तमेव। वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्य वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात् इति। एतादृश वेदांग ज्योतिषस्य स्कंधत्रयम्, ये जो काल विधान शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, या इसको यूं कहेंगे कि ये वेदांग वेद का एक अंग माना गया ज्योतिष शास्त्र, इसका 3 भाग है। इसको हम त्रिस्कंध कहते हैं। ज्योतिष का ये 3 अंग या त्रिस्कंध प्रसिद्ध है, इसीलिए त्रिस्कंध ज्योतिष भी इसको कहा जाता है। उसमें सिद्धांत, संहिता, होरा, आज का ये जो मुख्य विषय जो हमें चर्चा करनी है जिसके बारे में, तो यही है सिद्धांत, संहिता और होरा। ये तीनों मिलके हम इसको वेदांग ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र या काल विधान शास्त्र हम कहेंगे। अभी हम आगे सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट स्लाइड होगा, देखिए, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र चंद्रार्को यंत्र साक्षिणो। मैंने ये कहा ज्योतिष शास्त्र के जितने भी सिद्धांत होंगे वो हम साक्षात प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, ज्योतिष काल विधान शास्त्र है, और ज्योतिष का और एक विशिष्ट प्रयोजन है, समस्त लोक कल्याण ही ज्योतिष का मूल है। प्रत्येकस्य शास्त्रस्य संस्कृतवाङ्मये इदं विशिष्टमस्ति यत् प्रत्येकस्यापि शास्त्रस्य मूलं यत् भवेत् तर्हि समस्त लोक कल्याणमेव। लोक कल्याणम् अनेकेषु सन्दर्भेषु, मुहूर्तादि सन्दर्भे, संस्कारादि सन्दर्भे अस्माभिः इदं प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते। यत्किमपि शास्त्रगतं वचनं तद् अस्माकं हिताय, अस्माकं रक्षणाय, अस्माकं कल्याणाय, अस्माकं मंगलाय एव भवति इति अत्र नास्ति संशयः। त्रिप्रश्न के साथ ज्योतिष का एक बहुमुख्य विचार है। यही त्रिप्रश्न के त्रिस्कंध के ही अंतर्गत विचार है, दिक् देश काल। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का ये दिक् निर्धारण और देश का निर्धारण और काल का निर्धारण,
ये तीनों विषय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो दिशा निर्देश, हम कहाँ है, किस दिशा में है, इस पूरे ब्रह्मांड में या ये पृथ्वी में हम कहाँ खड़े हैं, ये दिक और देश से हमें इसका ज्ञान प्राप्त होता है। उसी के अनुसार काल का भी निर्धारण ये ज्योतिष शास्त्र के त्रिप्रश्न के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में आज का जो मुख्य विचार है, सिद्धांत लक्षण। जी, सिद्धांत लक्षण ज्योतिष का ये जो बहुमुख्य अंग या स्कंध माना जाता है, सिद्धांत, इसको हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। एतादृशम सिद्धांत ज्योतिषम अस्मिन् सिद्धांत ज्योतिषे अनेके ग्रंथाः सन्ति। यथा आर्यभट्टस्य नाम अस्माभिः सर्वैः श्रुतपूर्वमेव। आर्यभट्टस्य आर्यभटीयम्, भास्कराचार्यस्य सिद्धांत शिरोमणिः, मुनीश्वरस्य सिद्धांत सार्वभौमः, एवं सिद्धान्तस्य नैके ग्रन्थाः अस्माकं संस्कृत वाङ्मये अस्माभिः दृश्यन्ते। तत्र सूर्य सिद्धान्तः इत्यपि कश्चित् विशिष्टः अपौरुषेयः अपि ग्रन्थः ज्योतिषे वर्तते। एवं नैके ग्रन्थाः सन्ति। तत्र नैकेषु ग्रन्थेषु यद् सारभूतं लक्षणं सिद्धान्तस्य एवं प्रतिपादितं वर्तते। त्रुट्यादि प्रलयान्त कालकलना मानः प्रभेद क्रमात् चारश्च द्युसदां विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनं यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तस्य उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधैः बुधैः। ये सिद्धांत क्या है, ज्योतिष का सिद्धांत का लक्षण क्या है? अगर यह प्रश्न हमारे समक्ष आता है तो इस श्लोक के माध्यम से हमें उसका समाधान प्राप्त होता है। देखिए, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, मैंने पहले ही आपके सामने ये बात बताई कि ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम काल विधान शास्त्र। तो यहाँ ये जो काल विधान, तो कहां से काल, त्रुटि से लेकर त्रुट्यादि काल कलना, त्रुटि अर्थात अत्यंत सूक्ष्म काल। ये जो त्रुटि है अत्यंत सूक्ष्म काल है। त्रुटि से लेकर प्रलय काल तक की जो गणना है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से होती। तो त्रुटि क्या है? त्रुटि मतलब दोष नहीं है। कभी हम व्यवहार में त्रुटि हो गई तो दोष हो गया, इस प्रकार का एक अर्थ भी इसमें प्रतीत होता है। लेकिन त्रुटि ये जो है अत्यंत सूक्ष्म काल, सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते इति वचनम। जब बारीक सुई से एक श्रीमन् ध्वनिः न श्रूयते भवता। मन्ये यत्र भवद्भिः प्राप्तं तत्र नेट् नास्ति वा? तो भाई साहब, वो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ।
प्रलय तक इतना जो इतनी काल की जो विशालता है और उसकी सूक्ष्मता, दोनों के संदर्भ में विवेचन ज्योतिष शास्त्र में किया है, इसीलिए इसका काल विधान शास्त्र है। देखिए, ये जो काल का है, काल का स्वरूप हमें काल निर्धारण के लिए अनेक मान, कालमान हमें बताए हैं ज्योतिष शास्त्र में। सौरमान, चांद्रमान, ब्रह्ममान, दिव्यमान, इस प्रकार से 9 प्रकार के कालमान। ये जो कालमान है, ये सारे मान प्रत्यक्ष है। जैसे पंचांग जो है, पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, आप सब जानते हैं इसको। तो पंचांग बहुत प्रसिद्ध है, सभी के पास अपना एक पंचांग रहता है। विविध देश के अनुसार पंचांग बदलता है, उसमें भी पंचांगों में अनेक प्रकार के पंचांग है, लेकिन उसमें उसका जो मूल है एक ही है। देखिए, तिथि जो है, सूर्य और चंद्रमा के गति के अंतर से तिथि का निर्धारण होता है। उसी प्रकार तिथि, सूर्य और चंद्रमा के गति योग से योग का निर्धारण होता है। तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वह दिन नक्षत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से पंचांग भी प्रत्यक्ष है। पंचांग में जो भी नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण, ये हम प्रत्यक्ष से हम ज्ञात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं उसको। लेकिन देखने की दृष्टिकोण, देखने का जो दृष्टिकोण होना चाहिए, जैसे मास, चांद्र मास है, चैत्रादि चांद्रमास, ये आप जानते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि जो चांद्रमास, ये चांद्र मास भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उदाहरण, जो पूर्णिमा है, उस दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र में रहेगा, इसलिए उस मास का नाम चैत्र आया है। चित्रा या स्वाति, दो नक्षत्रों में चैत्र मास की जो पूर्णिमा होगी उसमें चंद्रमा की स्थिति अवश्य ही होगी। उसी प्रकार विशाखा, अनुराधा नक्षत्रों में जब चंद्रमा की स्थिति रहेगी तब वैशाख मास होगा। इसीलिए वैशाख मास की जो विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा से हम वैशाख मास का नामकरण कर सकते हैं, तो किया है। तो इसीलिए हर एक मास हो या पक्ष हो, उसका विशिष्ट प्रयोजन और उसका प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा तिथि है, उसका नाम पूर्णिमा क्यों है? पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा का स्वरूप दिखता है। उसी प्रकार अमावास्या, अमावास्या का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में यह होता है सहवसते इति अमा या अमावास्या। सहवसते मतलब एक साथ रहते हैं। तो एक साथ कौन रहेगा? सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहेंगे, इसलिए उसका नाम अमावास्या। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्ष जो गुरु है, गुरु जो ग्रह है वो सबसे बड़ा है, गुरु गरीयान। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह सबसे बड़ा है, इसीलिए उसका नाम गुरु है। इसीलिए हर एक विषय हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रत्यक्ष आया, प्रत्यक्ष ज्योतिष। उतना ही नहीं, आप देखिए आज जिस प्रकार से 24 तारीख और मार्च का महीना और 2022, इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन पंचांग में तिथिवार आदि नक्षत्र योगकरण है, इसका खगोल से हम संबंध प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, इसका ये भी इस प्रकार से भी मानना है कि इसपे पहले 10 ही महीने होते थे, उसके बाद जुलाई और अगस्त, ये जो 2 महीने हैं, जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर, इनके नाम से बाद में 2 महीने जोड़े गए और इसमें 12 महीनों का ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बताया। लेकिन हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में 12 मास, चांद्रमास हो या सौर मास हो, इनका प्राचीन काल से ही, वेद काल से ही इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सभी गणितीय बातें, ये सभी पंचांग निर्माण का विषय सिद्धांत ज्योतिष में आता है।
इसीलिए कहा गया त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना। काल कलना मतलब गणना। मानव प्रभेद क्रमात्, मान जो है 9 प्रकार के कालमान अलग अलग, उसमें ब्रह्ममान, ब्राह्मम दिव्यम तथा पितृम प्राजापत्यंच गौरवम, सौर सावन चांद्र आर्क्ष मानानि वै नव। तो इस प्रकार से नवविध कालमानों का विवेचन। और चारश्च द्युसधाम, ये चार है, चार मतलब गति, ये गति ग्रहों की जो गति है उनका वर्णन। द्युसधाम, द्यु मतलब आकाश, आकाश में जो निरंतर चलने वाले जो ग्रह है उसके बाद विधाच गणितम, गणित के भेद और प्रश्न और उत्तर, और भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम, कथनम जो ये जो ग्रह जो है उसके पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, या हमारे दैनंदिन जीवन में ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इत्यादि का विचार, और यंत्रों का विचार। इस कुल मिलाकर ये जो गणितीय जो सारे जो विचार है ये सिद्धांत स्कंध में वर्णित। सिद्धांत स्कंध में ग्रहण, ग्रह गति, ग्रह युति, ग्रहचार इत्यादि सभी विषयों का गणितीय विवेचन सिद्धांत स्कंध के अंतर आता है, इसीलिए उसको सिद्धांत कहा। इसके बाद दूसरा जो स्कंध है वो है संहिता स्कंध। जी जी, संहिता स्कंध का स्लाइड आ गया तो ठीक है। तो संहिता का लक्षण क्या है? ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्कार्ष्ण्योपनस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। स्कंधेस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तंत्राभिधानास्त्वसौ होरान्योंग विनिश्चयश्च कथितः स्कंध तृतीयो अपरः। तो इस प्रकार से ज्योतिष स्कंध में एक तो हो गया गणित का विचार सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत, दूसरा ये जो विचार है अनेक भेद विषय जहां होंगे वो सभी विषय और हमारे व्यष्टि और समष्टि दोनों, व्यक्तिशः व्यक्ति के लिए और समष्टि के लिए समस्त के लिए, यहाँ विशेष रूप से समस्त का विचार किया जाता है, समग्र का विचार किया जाता है। तो यहाँ समग्र का विचार क्या है? तो हर एक व्यक्ति के लिए जिसका प्रभाव होता है उसके विचार संहिता स्कंध में किए जाते हैं। जैसे वृष्टि का विचार है, वृष्टि का विचार संहिता के अंतर्गत आता है। भू गर्भ जो विज्ञान है या भू के जो अंतर्गत विचार है, भूकंप विचार है, पृथ्वी का जल स्रोत है। उसी प्रकार इस स्कंध में वृक्षों का विचार, आयुर्दाय विचार, वास्तु का विचार, इस प्रकार से अनेक विचार जो समग्र दृष्टि से और समस्त लोक के लिए जो प्रभावित करने वाले जो विचार है ये सारे विचार संहिता लक्षण के अंतर्गत आता है। मुझे उम्मीद है यहाँ कोई ज्योतिष के विद्यार्थी होंगे तो उनसे मेरा निवेदन है, अगर आगे आप लोगों को संहिता स्कंध में ज्यादा शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि फलित ज्योतिष में तो बहुत लोग अनुसंधान करते ही है, सिद्धांत भी बहुत कम मात्रा में करते हैं, लेकिन संहिता स्कंध में नहीं के बराबर है। तो इसीलिए हर एक संस्कृत छात्र का, विशेष रूप से जो ज्योतिष का अध्ययन जिन्होंने किया, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोगों ने संहिता के अंतर्गत आने वाले विचारों को अपने अनुसंधान में लेने चाहिए, ताकि उसका उपयोग समग्र के लिए होगा। तो ज्योतिष का मैंने पहले जो बताया लोक कल्याण है, उसके लिए भी ये आपके द्वारा कुछ नया तथ्य आएगा, उस समाज के सामने रखेंगे तो उसको बहुत ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। तो इस दृष्टि से सबने सोचने की जो है आज ये समय की मांग है। तो संहिता का लक्षण हो गया। संहिता के बाद आगे
देखिए संहिता शास्त्र क्यों प्रासंगिक है? प्रासंगिकता, देखिए भूकंप, यहाँ मैंने चित्र दे लक्षण, उसका लक्षण क्या है? दकार गलत, दक्का मतलब उदक, अर्गला मतलब नाड़ी। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त वाहिनी होती है, उसी प्रकार भूमि में भी जल वाहिनियां होती, नाड़ियां होती। ये बताया गया कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो हमारा जो पिंड है या हमारा जो शरीर है, उसी प्रकार का एक स्वरूप इस ब्रह्मांड का भी है। या उसको यूं कहे, ब्रह्मांड का जो स्वरूप है पंच भौतिक, उसी प्रकार का एक स्वरूप ये हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर में जिस प्रकार से रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार होता है, उसी प्रकार भूमि में भी, पृथ्वी में भी जल स्रोत के माध्यम से जल का प्रवाह होता है। वो नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस। तो ये जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है, उसका, उसी का अर्थ है दकारगल, उदकारगल या दकारगल। तो इसके बारे में भी विशिष्ट चिंतन ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत संहिता स्कंद के अंतर्गत आता है। उसके बाद वृक्षायुर्वेद, देखिए प्राचीन काल में, ये तो मुझे लगता है 5 या 6ठी जो शताब्दी है, उस काल का विचार है। तब कोई पेड़ या पौधों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी काल में, उस काल में जो वृक्ष विशेष है, उनके बारे में और उनकी संरक्षणा किस प्रकार से करनी है, उसकी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में की गई। क्योंकि विशिष्ट पौधे या विशिष्ट वृक्ष, इनका प्रयोजन हमारे दैनंदिन जीवन में है। इसी के अंतर्गत जो आने वाला विचार है वास्तु विचार, वास्तु में भी ये कहा गया अपना जो घर रहेगा उसके अगल बगल में किस प्रकार के वृक्ष होने चाहिए या कितने अंतर में होने चाहिए, और पौधे अगर लगाते हैं तो किस प्रकार के पौधे होने चाहिए, ताकि उससे हमें जो पॉजिटिव एनर्जी या जो ऊर्जा हम कहते हैं, वो हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो वृक्ष जिसका उल्लेख नहीं किया गया या जो वृक्ष नहीं लगाने हैं, अगर मान लीजिए उस प्रकार के वृक्ष होंगे, तो उसके लिए निवारण या उपाय क्या है। इस प्रकार की जो सारी बातें, भूकंप का लक्षण, दकारगल का विचार, वृक्षायुर्वेद का विचार और वृष्टि का विचार, ये सभी विचार संहिता स्कंद में किया है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपको संहिता स्कंद में अवश्य ही अनुसंधान करना है, और इसमें अनुसंधान के अवसर बहुत है संहिता में विशिष्य। इसके बाद जो आने वाला विचार है, ये है होरा लक्षण। इसको होरा लक्षण कहेंगे या ये फलित ज्योतिष भी कहा जाता है। ये सबके लिए एक क्या कहेंगे, जिसमें ज्यादा उत्सुकता रहती है या जानने की जिज्ञासा रहती है, वो स्कंद है होरा लक्षण या होरा स्कंद या फलित ज्योतिष। क्योंकि फलित ज्योतिष हर एक के साथ संबंधित है। जो भी जन्म लेता है उसकी कुंडली बनती, इसीलिए उसको जन्माक्षर नाम से हम कहते हैं, अथवा कुंडली। येन अस्माभिः फलादेशः क्रियते, तस्य लक्षणं होरेत्य होरात्र विकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वा परवर्णलोपात् कर्मार्जितं पूर्व भवेसदादि यत्तस्य पंक्तिं समभिव्यनक्ति इति ज्योतिषस्य होरास्कंधस्य लक्षणं। तो ये 3 जो स्कंद है, उसमें ये जो तीसरा स्कंद है, लेकिन मैंने इसको लास्ट में रखा, लेकिन समाज में यही चलता है। क्योंकि ज्योतिष का नाम लेते ही कोई सिद्धांत की और संहिता की चर्चा नहीं करता है। ज्योतिष नाम सुनते ही केवल फलित ज्योतिष की ही चर्चा होती है।
इसको हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज में इसी की मुख्य भूमिका है। तो यह जो स्कंध है फलित स्कंध, इसमें जन्मकालीन ग्रह स्थिति के अनुसार जब जातक का जन्म हो जाता है, तत्कालीन ग्रह स्थिति के अनुसार उस जातक का शुभाशुभ फल विवेचन किया जाता है। तो उसमें जन्म काल, जन्म का स्थान और जन्म तिथि, ये तीनों मिला के हम कुंडली जो है जन्माक्षर, इसका हम निर्माण करते हैं। ये निर्माण करने के बाद उसमें उसका जो अरिष्ट है जन्मारिष्ट, उसका विचार किया जाता है। उसके बाद उसका अरिष्ट अगर नहीं है, इसलिए यह वहां कहते हैं आयु पूर्व परीक्षेत पश्चात लक्षण आदिशेत, इसलिए अरिष्ट का नाश होने के बाद वो जन्माक्षर लिखना चाहिए या फल लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आयु नहीं है तो फल का कोई महत्व नहीं है, प्रयोजन नहीं है। इसीलिए ये जो फलादेश का विचार है होरा स्कंध में होता है। इसी में एक मुहूर्त आदि विचार अत्यंत गंभीर विचार है। ये देखिए, मुहूर्त 12 संस्कारों के लिए मुहूर्त बताए। मुहूर्त चिंतामणि जो ग्रंथ है या मुहूर्त पदवी है, मुहूर्त माधवी है, तो इसमें मुहूर्त ग्रंथों में मुहूर्त का विचार किया है। ये मुहूर्त विचार 16 संस्कारों के लिए किया है। ये जो हमारे जीवन के लिए, जीवन व्यवस्थापन के लिए ये षोडश संस्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो जन्म से लेकर, जन्म से नहीं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जो संस्कार हमारे जीवन में होते हैं, उसके लिए योग्य काल का निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। मुहूर्त का इस केवल मैं इसमें मुहूर्त की ही चर्चा करूंगा, संस्कारों की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन संस्कारों का महत्व, आजकल का एक जो प्रचलित शब्द है मैनेजमेंट, मतलब व्यवस्थापन। तो जिस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट होता है या एक प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है या मार्केट मैनेजमेंट होता है, उसी प्रकार अगर हमारा जो मैनेजमेंट है जीवन का, हमारा जीवन का मैनेजमेंट का जो मुख्य जिसकी मुख्य भूमिका है मैनेजमेंट के लिए, वो है हमारे षोडश संस्कार। 16 संस्कार हमारे जीवन व्यवस्थापन का कार्य करते हैं। उन 16 संस्कारों के लिए भी ज्योतिष ग्रंथों में उसका समुचित काल निर्धारण करके मुहूर्त का विचार किया गया। तो ये सारी बातें होरा स्कंध के बारे में थी। अभी इसके बाद का जो विषय रहेगा ये जन्म। देखिए, इसमें यदुपचितम अन्य जन्मनि तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। तो ये जो ज्योतिष का जो होरा स्कंध का एक विशिष्ट ग्रंथ है लघु जातक। लघु जातक का ये श्लोक है, यदुपचितम अन्य जन्मनि तस्य कर्मणः पंक्ति व्यंजयति शास्त्राणि व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। तो जन्मकालीन ग्रह स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल का चिंतन इसमें किया जाता है। तो यह होरा स्कंध के बाद वास्तु का विचार भी इसी स्कंध में किया जाता है। ये जो संहिता स्कंध है, इसी स्कंध में वास्तु का विचार भी किया जाता है। वसंति प्राणिनो यत्र तद वास्तु, मतलब जिसमें हम निवास करते हैं वह वास्तु कहलाता है। तो ये वास्तु पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत है, इनके साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, तभी हम उस वास्तु में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं या स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। ये पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व हो, अग्नि तत्व हो,
या आकाश तत्व, इन 5 तत्वों का समन्वय उस घर में होना चाहिए या उस वास्तु में होना चाहिए, तभी वह वास्तु अत्युत्तम वास्तु कहलाए। भले ही भवन कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें पंच महाभूतों का समन्वय अगर नहीं रहेगा तो कोई वह वास्तु आपको कल्याणकारी नहीं हो सकता, या उस वास्तु से आपको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हमें वास्तु क्या सिखाता है, सामान्य रूप से वास्तु का अत्यंत मुख्य प्रयोजन अगर रहेगा तो ये पंच महाभूतों के साथ समन्वय, हार्मोनी बिटवीन 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड पुरुष या जीव या और ह्यूमन बीइंग, तो यही वास्तु कहलाता है। तो प्राचीन जितने भी धरोहर होंगे वहां अगर आप अवलोकन करेंगे या प्राचीन घर होंगे, वो उसमें 100% ये वास्तु के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार यह वास्तु भी एक संविदा का ही, संविदा स्कंध के अंतर्गत आने वाला विचार है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के जो अष्टादश प्रवर्तक आचार्य और त्रिस्कंध सिद्धांत संहिता हो रहा, इसका लक्षण और इसका प्रयोजन ये आपके समक्ष रखा है। और इसमें बीच में एक व्यवधान आया था, उसमें उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और यहाँ शोध छात्र बैठे हैं, तो शोध छात्रों से मेरा निवेदन है कि ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से संहिता में शोध करने की जो आज की जो अनिवार्यता है या समय की मांग, तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में त्रिस्कंध में कुछ आपको और बातें करूंगा। जो ग्रंथ है संहिता में, बृहत संहिता ग्रंथ वराह मिहिर जो आचार्य है उनकी रचना है। फलित ज्योतिष में भी अनेक ग्रंथ हैं। फलित ज्योतिष में बृहत जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात इत्यादि अनेक ग्रंथ फलित ज्योतिष के भी, सिद्धांत के भी ग्रंथ मैंने आपको बताए। और विशेष रूप से जहां यह विश्वविद्यालय स्थित है वहां से योगदान इस ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत है। जैसे मैथिल जो प्रदेश है बिहार में, वहां के भी आचार्य, ज्योतिष के आचार्य बहुत हुए और उनका विशिष्ट योगदान रहा। तो यह भूमि अत्यंत पावन और पुण्य भूमि है। तो और विशेष रूप से काशी और जो बिहार का जो मैथिल प्रदेश है उसमें एक कहते हैं मैथिल भूसुरोह। तो इस प्रकार से यह भूमि से ज्योतिष शास्त्र का विशिष्ट कार्य हमें देखने को मिलता है। मुझे मेरा ये सौभाग्य कहता हूँ, यह विश्वविद्यालय के साथ और विशेष रूप से आप लोगों के साथ दो शब्द इस त्रिस्कंध और अष्टादश प्रवर्तक इनके बारे में एक परिचयात्मक संवाद करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। और इसके लिए मैं विशेष रूप से डॉक्टर यदुवीर जी, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और भी एक विषय है, ये जो कोर्स वर्क है, ये कोर्स वर्क के माध्यम से एक सभी को अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अनुसंधान में भी इसका बहुत प्रयोजन है। अगर एक शास्त्र में आप आचार्य हैं तो अनुसंधान कर रहे हैं, तो एक शास्त्र के ज्ञान से नहीं होता है, आपको अलग अलग शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। प्राथमिक अध्ययन तो कम से कम होना ही चाहिए, ताकि कोई भी विषय वस्तु रहे उसका जब आप विश्लेषण करते हैं तो अन्य शास्त्रों का संबंध आता है, कुछ आधुनिक शास्त्रों का भी संबंध आता है, कुछ वेदांगों का आता है, कुछ दर्शन का संबंध आता है, योग का संबंध आता है। इस प्रकार से यह कोर्स वर्क में अलग अलग शास्त्रों की जो जानकारी हो या उसका अध्ययन हो, ये होना बहुत अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है।
मैं इसीलिए फिर से पुनश्च ये जो कार्य आपके विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और यदुवीर जी का भी मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। बीच में व्यवधान हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये मेरे हाथ में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल तस्मादि अवगम्यते। कालाय तस्मै नमः, इसका कारण काल ही है। मैं आप सभी अनुसंधान जो कर रहे हैं छात्र, आप सब लोगों को मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी नया वर्ष भी आ रहा है चैत्र, तो उसकी भी शुभकामनाएं। तो इसी वाक्यों से मेरे ये दो शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूरिशः धन्यवादाः। आधमर्ण्यं प्रकटयामः वयं। यदि छात्राणां जिज्ञासा अस्ति चेत् तर्हि जिज्ञासाम् अत्र प्रकटीकर्तुं पारयन्ति। हस्तम् उत्थापयेत्, अहम् अन्म्यूट् करिष्यामि कश्चित् यदि जिज्ञासते। अस्तु, तर्हि भवद्व्याख्यानेन मन्ये सर्वेपि छात्राः छिन्नसंशयाः इति भावयामः। हाँ, ये इतोपि मम अनन्तरम् अस्य प्रदेशस्यापि कश्चित् सम्बन्धः अस्ति। मया 2005 मध्ये